नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 22 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट आपका एग्जाम हो चुका है और इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के एनालाइज करेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है और किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आपको हम बताने वाले हैं। ठीक है, इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहाँ सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें MPGK से कितने क्वेश्चन पूछे गए, साइंस से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, मैथ रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, सारी डिटेल में इसमें एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप यहाँ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। जिसका भी पेपर आज था मुझे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा और जिसका भी पेपर कल परसों है तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और देख लेना है कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का पूछा गया था, क्या पूछा गया था आज के फर्स्ट शिफ्ट में MPGK से सबसे पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने डायल 112 सेवा जो है त्वरित और संवेदनशील आपातकालीन सेवा का शुभारंभ जो है कब किया। ठीक है, आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने डायल 112 की सेवा त्वरित और संवेदनशील आपातकालीन सेवा का प्रारंभ कब किया। तो आपका 13 मार्च 2025 को, 14 अगस्त 2025 को, इसके बाद 15 जुलाई आपका 2025 को और आपका डी नंबर है आपका 28 अगस्त 2025। चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 अगस्त 2025 को। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे सही उत्तर आपको बता दें, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में डायल 112 आपातकालीन सेवा का शुभारंभ 14 अगस्त 2025 को किया है और यह सेवा जो है राज्य के पुलिस की नई एकत्रित आपातकालीन सेवा है, जैसे कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया है। ठीक है, सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि पृथ्वी की कौन सी परत जो है वो जो क्रमशः सबसे भीतरी एवं सबसे बाहरी मानी जाती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में और जिसका भी आज पेपर था कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना बना और जिसका पेपर कब है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर जो है किस दिन है। तो पृथ्वी की कौन सी परत जो है वो दो क्रमागत सबसे भीतरी और सबसे बाहरी मानी जाती है। तो क्रस्टल और कोर, इसके बाद मेंटल और कोर, इसके बाद कोर और क्रस्ट और मेटल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा। पृथ्वी की संरचना जो है सबसे भीतरी परत को कोर कहा जाता है और पृथ्वी के केंद्र में स्थित होता है। ठीक है, और यह लोहे और निकेल से बनी एक ठोस और द्रव्य परत होती है और सबसे बाहरी अगर बात करते हैं तो सबसे बाहरी परत को क्रस्टर कहा जाता है और जो पृथ्वी की सतह पर फैली हुई ठोस वो पत्थरीली परत होती है जिस पर हम लोग क्या करते हैं रहते हैं और यह परत जो है अपेक्षाकृत पतली होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि थर्ड नंबर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश जो है वो अस्तित्व में आया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए क्या पूछा गया था आज के शिफ्ट में MPGK से क्वेश्चन पूछा गया था कि चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश जो है अस्तित्व में आया था। तो बघेल प्रदेश आया था, विंध्य प्रदेश आया था, मध्य प्रदेश आया था, मालवा का प्रदेश आया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विंध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा विंध्य प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 1948 में बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों को मिलाकर विंध्य प्रदेश का गठन किया गया था और यह मध्य भारत का एक पहला राज्य था, एक राज्य था जो बाद में 1956 को राज्यों को पुनर्गठन के दौरान मध्य प्रदेश में सम्मिलित हो गया और मध्य प्रदेश का गठन जो है एक अलग वो प्रक्रिया के तहत हुआ था। ठीक है, इसलिए बुंदेलखंड और बघेलखंड को जोड़कर प्रदेश का नाम विंध्य प्रदेश रखा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके आज के एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था और प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे MPGK के क्वेश्चनों को कर सकते हैं MCQ। कोई भी क्वेश्चन आपका MPGK से छूटने वाला नहीं है। चलिए ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तालाब और झीलें, नहरें और तालाब, कुएं और ट्यूबवेल और नदी और नहरें। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन जो है वो क्या होगा।
सही उत्तर आपका हो जाएगा कुएं और ट्यूबवेल। क्या होगा साथियों, मध्य प्रदेश में सिंचाई का जो प्रमुख साधन होता है वो क्या होगा। सही उत्तर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए सबसे प्रमुख स्रोत जो है वो कुएं और ट्यूबवेल है, और यह क्षेत्र जो है भूजल को काफ़ी निर्भर करता है, इसलिए किसानों द्वारा ट्यूबवेल और कुओं का उपयोग सिंचाई के लिए सबसे बड़े पैमाने पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुजरी महल जो है, गुजरी महल एवं मान मंदिर जो है किसने बनवाया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, गुजरी महल एवं मान मंदिर किसने बनवाया था। तो अकबर में, या बी नंबर आपका लिखा है मानसिंह, और सी नंबर आपका शाहजहां, और डी नंबर आपका दारासी को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें कि गुजरी महल किसने बनवाया था। गुजरी महल और मानसिंह के राजा मानसिंह ने बनवाया था। मानसिंह मंदिर जो आपका है, गुजरी महल भारत के मध्य प्रदेश के राज्य में ग्वालियर में स्थित है, और मान मंदिर जो है आपका के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों ऐतिहासिक स्थल जो है वो मानसिंह की रानी गुजरी के सम्मान पर बनाए गए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा था कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसमें से बताएं कि कौन सा जो असत्य है। ठीक है, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थितियों के संबंध में कौन सा जो कथन है वह सत्य नहीं है। अविभाजित मध्य प्रदेश में 9 भौतिक प्रदेश थे, वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौतिक प्रदेश है, मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 34 मिनट का अंतर है, और डी नंबर आपका क्या लिखा हुआ, मध्य प्रदेश उच्च भूमियों के प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था आपका। करेक्ट आंसर आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है इसका डी नंबर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के उच्च भूमियों के प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के भौगोलिक दृष्टि के मुख्यतः उच्च भूमि क्षेत्र जो है में आता है, और यह अधिकांश विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं से घिरा हुआ है। ठीक है, जो कि उच्च भूमि का प्रदेश बनाते हैं, और यह कथन जो है आपका है गलत है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका जो है अपने आकार में बदलने की क्षमता रखती है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चलिए सही उत्तर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। पहला लिखा है यकृत की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, सी नंबर है श्वेत रक्त, और आपकी मस्तिष्क। चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है, वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। क्या होगा सही उत्तर, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है, क्या हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो अपनी आकृति बदलने में सक्षम होती है ताकि वे शरीर के संक्रमण से लड़ने के लिए रक्त वाहिनियों से क्या कर सकें, रह सकें। अगला क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि 2025 में भारत के जो आपके 79 आपका स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है। पहला लिखा हुआ विकसित भारत, और आपका भारत लोकतंत्र की जननी मातृका, बी नंबर आपका जो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, सी नंबर आपका नया भारत, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो क्या आपका यहाँ पे जो आता विषय क्या था, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी नंबर हो जाएगा स्वर्णिम भारत। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, वेरी फास्ट इसका आंसर बताइए। यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। 2025 में भारत के जो 79 स्वतंत्रता समारोह आपका जो है इसका विषय नया भारत था, और यह विषय जो है 2000 आपका जो है 47 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत को लक्ष्य को दर्शाता है, जो समृद्धि, सुरक्षा और आत्मविश्वास की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया था, 9 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार पेशों की पहचान कीजिए। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, और आज के शिफ्ट में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर आपका पेपर आज हुआ है तो मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका जो स्कोर है कितना हुआ। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका सही उत्तर, जितने भी कैंडिडेट का कल परसों। चलिए बताइए फटाफट इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि संकोच पेशियां जो है गोलाकार पेशिकाएं होती हैं, जो नलियों और छिद्र को खोलने और बंद करने का काम करती हैं, और वे शरीर के मलमूत्र के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे ही आपका जो है ये। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ कि वर्ष 2011 जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारी पहचान। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य पूछा गया था, क्या था होगा इसका सही उत्तर। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। तो भारत की 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह भारत के गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित 15वीं जनगणना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछा गया था आज का शिफ्ट में, 11 नंबर क्वेश्चन था, एल्कोहल और सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस का निर्माण करता है। क्या होगा सही उत्तर, चलिए फटाफट इसका आंसर को बताइए। एल्कोहल और सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, बी नंबर आपका कोई गैस निर्माण नहीं होती है, सी नंबर आपका ऑक्सीजन। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, वेरी फास्ट इसका आंसर आपको सभी को बताना है। एल्कोहल और सोडियम धातु के अभिक्रिया कराने पर हाइड्रोजन गैस जो है H2 का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम वो महाराजाधिराज की उपाधि जो है धारण की थी। सही उत्तर आपको बताना है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम जो है महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। पहला लिखा हुआ है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए, क्या होगा सही उत्तर, आपको सही आंसर बताना है। ये भी आज के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या होगा सही उत्तर, चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त फर्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और जो गुप्त साम्राज्य के सबसे पहले शासक थे जिन्होंने इस शाही उपाधि को धारण किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इसमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए सही उत्तर बताइए। पहला लिखा हुआ है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, बी नंबर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का कर्कुलस नियम, और डी नंबर आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो सही उत्तर क्या होगा कि बल का निर्धारण करने के लिए इसमें से कौन सा नियम यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है या उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का जो नियम होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र के धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। साइंस से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके 8 से 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ कि एक परमाणु या कार्यात्मक समूह के इलेक्ट्रॉन के एक साझा युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। वैद्युत धनात्मक, वैद्युत ऋणात्मक, विद्युत आकर्षण और इलेक्ट्रॉन बंधता। तो क्या होगा सही उत्तर, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, एक परमाणु या कार्यात्मक समूह को साझा इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रवृत्ति को वैद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। क्या होगा, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन होंगे। तो अमर सिन्हा, इसके बाद वरुचि, और सी नंबर आपका लिखा हुआ है हरिपेश, और डी नंबर आपका बाणभट्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, हर्षचरित पुस्तक के रचयिता जो है बाणभट्ट हैं, और यह बाणभट्ट द्वारा रचित संस्कृति के सम्राट हर्षवर्धन के जीवन परिचय पर है, और यह हर्ष के दरबारी कवि थे। क्या थे, हर्ष के कवि जो है दरबारी कवि थे, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है कि दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और इसमें से जो भी आपको यहाँ पे गलत कथन होगा उसके सही बताना है। ठीक है, क्या होगा सही उत्तर, आपके सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये कथन है आपके सामने, और इसमें से आपको निष्कर्ष बताना है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, आप इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़ें, और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। क्या होगा सही उत्तर, पहला निष्कर्ष लिखा हुआ है Ly इक्वल J है, बी नंबर आपका यहाँ पे है, बी नंबर है M जो है बड़ा है J से। तो कथन आपको बताना है कि केवल निष्कर्ष जो है वो B अनुसरण करता है, केवल आपका निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, न तो निष्कर्ष 1 ना अनुसरण आपका 2 करता है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो करेक्ट आंसर अब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका A नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, निष्कर्ष जो 2 है केवल वो अनुसरण करता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दिए गए कथन को आपको क्या करना है, पढ़ना है, और इसके 4 कथन है, इसको आप ध्यान से पढ़ें और सही उत्तर बताना है। पहला लिखा हुआ है कि मुख्य भवन या तो दक्षिण में है या तो पूर्व में है, तो क्या होगा, चलिए सही उत्तर बताइए। 4 आपको बताए गए हैं, तार्किक आपको रूप में सेंटेंस दिए हैं, चारों को पढ़ें। पहला लिखा हुआ है कि मुख्य भवन दक्षिण में है, मुख्य भवन दक्षिण में नहीं है। और सी नंबर क्या लिखा हुआ है आपका, मुख्य भवन जो है पूर्व में है और मुख्य भवन आपका जो है पूर्व में नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। पहला मुख्य भवन जो है पूर्व में नहीं है और वो क्या है, मुख्य भवन दक्षिण में है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मैथ से भी क्वेश्चन बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों का जो है वो परस्पर बदलना अनिवार्य है। तो किसको यहाँ पे बदला जाएगा कि आपका जो सही इक्वल हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है, 28 - 28 - 14 + 7 × 2 = 16। ठीक है। तो क्या होगा इससे उत्तर की इक्वल आपका 16 आ जाए। आप इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे प्लस किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको बता दें कि प्लस और माइनस को क्या किया जाएगा, यहाँ पे बदला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है कि यदि ए का अर्थ है, बी का अर्थ है, सी का अर्थ है, डी का अर्थ है, तो यहाँ पे निम्नलिखित समीकरण को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको सही उत्तर बताना है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, वेरी फास्ट इसका आंसर बताना है। इसका आंसर आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन आपके इस तरीके से बन रहे हैं। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समीकरणों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और उसके परस्पर बदल दिया जाए तथा यक्स और यहाँ पे इसको बदला जाए तो इसको क्या होगा सही उत्तर। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आपका 700 आपका 64 + 108 मल्टीप्लाई 3 - 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर 273। क्या हो जाएगी सही उत्तर आपका, 273 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सूचीबद्ध 4 उत्पादों में से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है और एक भिन्न है। तो यहाँ पे भिन्न वाले को आपको क्या करना है, बताना है। पंखुड़ी, बाह्यदल, पराग और स्नायु। तो चलिए सही उत्तर बताइए। 3 जो है सेम है और एक भिन्न है, तो कौन सा इसमें से अलग होगा, तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। ये सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक ले बने रहें। धन्यवाद।